नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी क्लास चल रही थी वो क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और इस क्लास में हम पॉलिटी क्लास में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासों को ज़रूर देखें, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो आपके संविधान के भाग 5 में लिखा गया है। न्यायपालिका जुडिशरी आर्टिकल 124 से 147 तक इसका वर्णन मिलता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका होगी। इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद में है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर अपन नीचे से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद में होता है हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर, और पूरा जो नेशनल कोर्ट वो होगा सुप्रीम कोर्ट। ये आपके व्यवस्था है न्यायपालिका की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं सर्वोच्च, न्यायपालिका पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता, ये सारे जो है आपके कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह आर्टिकल 124 से 147 तक इसका वर्णन है। सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्या या लिखित संविधान लिखित कोर्ट होगा, व्याख्या। इसके बाद में आपके 1717 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद में 1774 इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बने थे। 1717 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1937 में संघीय न्यायालय दिल्ली की स्थापना होती है। कब होती है? 1937 में। कौन से अधिनियम के आधार पर? 1935 के भारत शासन एक्ट 1935 के आधार पर 1937 में संघीय न्यायालय दिल्ली की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर। उसके बाद में आपके संघीय न्यायालय जो है ये फेडरल कोर्ट 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में बदला गया, सुप्रीम कोर्ट बना, जिसका उद्घाटन किया गया कब? ये आपके 28 जनवरी 1950 को। जिसके मुख्य जज पहले जज बने थे हीरालाल जे कानिया, ये इसके पहले जज थे। आर्टिकल 124 की बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये 124 में लिखा हुआ है। मूल संविधान में इसमें एक तो मुख्य जज था और 7 अन्य जज होंगे, ऐसा मूल संविधान में था। लेकिन वर्तमान में एक मुख्य जज है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके बाद में 33 अन्य जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो संसद तय करती है। कौन करता है? संसद तय करती है, कम ज़्यादा इनको कर सकती है। आपको सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, CJI मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता वकील का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सारी शर्तों के बावजूद भी आपको राष्ट्रपति अपनी नज़रों में किसी विधि पारंगत व्यक्ति को चुनता है। क्या करता है? राष्ट्रपति अपनी नज़रों में, यानी राष्ट्रपति से भी आपकी मेलजोल बढ़िया होनी चाहिए, तब जाके आप इन शर्तों को पूरा करते हो और CJI बन सकते हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें आपके कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें 5 जज होंगे, एक मुख्य जज होगा और 4 सीनियर जज होंगे। ये डिसाइड करेंगे कि किसे मुख्य न्यायाधीश बनाने हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली से होता है। सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायाधीशों को शपथ जो है वो आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में लिखा गया, और वेतन भत्ते संसद तय करती है। कौन तय करेगा? संसद। इनके वेतन की बात की जाए तो मुख्य जज जो होगा उसको 2,80,000 वेतन मिलता है,
और अन्य जज हैं उनको 2,50,000 वेतन दिया जाता है। ये कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। किससे? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 126 की बात की जाए तो इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। अनुच्छेद 127 में लिखा गया है कि तदर्थ न्यायाधीश, ये फ्रांस से लिया गया है, जब गणपूर्ति कोरम का अभाव हो, यानी कोरम 1/10 जो है बैठक में भाग उपस्थित ना हो, तो इसका अभाव हो, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगा। तदर्थ न्यायाधीश हाईकोर्ट से आते हैं। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में लिखा गया है। किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकाल के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, और नियुक्त करेगा वो कौन? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। वेतन राष्ट्रपति तय करेगा इनका। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से नियुक्त किए जाएंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आर्टिकल 128 में इसके बारे में लिखा गया है। न्यायाधीशों के कार्यकाल और उनको हटाया किस प्रकार जाता है उसके बारे में इस स्लाइड में देखिए। कार्यकाल, संविधान में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, फिर भी 65 वर्ष तक की आयु तक और इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ये किस प्रकार इनको हटाया जाता है? आधार होगा इसका साबित कदाचार या असमर्थता, इन दो आधार पर इनको हटाया जाता है। हटाने का प्रस्ताव जिसकी सूचना आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दी जाती है, उनको लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य स्वीकार्य अध्यक्ष करेगा लोकसभा में, और राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव रखेंगे, तब इसको स्वीकार करेगा सभापति। आरोपों की जांच चलेगी उसके बाद में। ये तो लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य प्रस्ताव पर पेश करेंगे, उसके बाद में इनको स्वीकार करेगा अध्यक्ष और सभापति, और उसके बाद में आरोपों की जांच चलेगी। जांच समिति बैठेगी जिसमें 3 सदस्य होंगे जांच समिति में, 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और 1 विधिज्ञाता होगा, यानी 3 सदस्य होंगे। और जांच के दौरान न्यायाधीश अपना पक्ष रख सकता है। जांच के दौरान न्यायाधीश को भी अपने पक्ष रखने की अनुमति होती है, वो अपना पक्ष रखेगा। ये सब होने के बावजूद भी प्रस्ताव पास विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। लोकसभा में 2/3 से और राज्यसभा में 2/3 से, इन दोनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल, तब जाकर न्यायाधीश त्यागपत्र देता है। इस प्रकार न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस है और ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। यहाँ देखिए आर्टिकल 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें दीवानी मामले और फौजदारी मामले, 2 प्रकार के मामलों में कौन सा इसका अपील क्षेत्राधिकार होगा। दीवानी मामलों या विवादों में पार्टियां अपना अधिकार जताती हैं, फिर अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न करती हैं। ये मामले व्यक्तियों के अधिकार कानून से जुड़े होते हैं और किसी भी तरह से चोट या नुकसान से जुड़े होते हैं। दीवानी कानून में गलत काम करने वाले पर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। और दीवानी मामलों में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार। अगर आपके संपत्ति का अधिकार कोई संपत्ति छीन रहा है तो इसमें जो होगा वो आपके दीवानी मामला होगा। स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति का बंटवारा, अनुबंध के अधिकार, पैसा वसूली के मामले, मनाही के मामले, लापरवाही के मामले, भूमि की बिक्री, माल की खरीद, किराए के मामले, यानी ये जो लेन देन के हैं ये कौन से मामले किस में आएंगे? दीवानी मामलों में आएंगे। फौजदारी मामले आपराधिक कृत्य से जुड़े होते हैं, जो भी क्रिमिनल केस होते हैं वो किस में आते हैं? फौजदारी मामलों में आते हैं। ये अपराध सार्वजनिक गलती या अपराध होते हैं जो लोगों की संपत्ति, स्वास्थ्य और सुरक्षा कल्याण को खतरा में डालते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। फौजदारी मामलों में कुछ उदाहरण ये हैं: चोट पहुंचाना, जख्मी करना, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, मारपीट, रेप, आत्महत्या, शस्त्र हथियार से हमला या हथियार बेचना या रखना, ये सारे जो है ये आपके फौजदारी मामलों में आते हैं। उसके बाद में आपके आर्टिकल 135 सुप्रीम कोर्ट का फेडरल न्यायालय होना, ये आपके किस में लिखा गया है? आर्टिकल 135 में, अनुच्छेद 135। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, तब ये फेडरल न्यायालय। आर्टिकल 139 उच्चतम न्यायालय की कुछ विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 141
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कोई कानून बनाता है, घोषित करता है, तो वो सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आर्टिकल 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सार्वजनिक महत्व पर सलाह दे सकता है और नहीं भी। ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ही, वो सार्वजनिक महत्व पर सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। किसी पूर्व संवैधानिक विधि के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सलाह दे और उसको राष्ट्रपति माने ही माने, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि आप मतलब दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, सलाह दे सकता है, सलाह ले सकता है। यहाँ देखिए उच्चतम न्यायालय के पहले जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और उच्चतम न्यायालय के वर्तमान CJI जो है ये आपके DY चंद्रचूड़ जो 50वें हैं। और अगर वर्तमान पे की बात की जाए 51वां, वर्तमान कौन है? 51वें, तो ये हैं आपके संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। ये 51वें वर्तमान है। ये इससे पूर्व 50वें DY चंद्रचूड़। और ये किनके बेटे थे? जो सबसे लंबे समय तक CJI रहे 1978 से 1985 तक, YV चंद्रचूड़ के बेटे ये हैं, DY चंद्रचूड़। सबसे कम CJI जो रहे हैं वो KN सिंह रहे हैं, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो हैं वो हैं आपके M फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला एडवोकेट जो जज बनी थी इंदु मल्होत्रा। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कम से कम जज कितने होते हैं? 5। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में अधिकतम जज 13 जज थे, जो कि आपके 1973 में। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित MCQ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने ढंग से देखिए। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो है ये होगा। भारतीय संविधान किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। संविधान में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 7 व्यवस्था थी। मूल संविधान की बात की गई है यहाँ पर। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? यानी उपयुक्त में से कोई भी। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह किसी एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किससे परामर्श लेता है? मुख्य न्यायाधीश से लेता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस से प्रेरित है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कब होती है? न्यायालय में किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, 1/10 कोरम पूरा नहीं होता है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। कौन सा न्याय अधिकार प्राप्त है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये इनका काम है।
न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में और यूएसए में है। कहाँ पर है? भारत और यूएसए में है। केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? प्रारंभिक है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद दाखिल नहीं किया जा सकता हाईकोर्ट में। नेक्स्ट, जनहित याचिका दायर की जाती है उपयुक्त दोनों में, उच्च न्यायालय में कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकते हो जनहित याचिका। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की वह रेट कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? अधिकार परीक्षा रेट। लाभ का पद परिभाषित हुआ है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंधित है? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 करना। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। कौन सा कानून वह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 में ये लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय की जो समस्त कार्रवाई है वो किस में होगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका का स्वतंत्र का रूप है एकीकृत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसे प्रस्तुत किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श दे या नहीं दे वो उसकी मर्जी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, और ये उनके सलाह को माने या नहीं माने ये भी इसके लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ क्या है? कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इनकी नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने पर के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? इनमें से कोई नहीं, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित अधिकारों पर हटाया जा सकता है? उपयुक्त दोनों, कदाचार और समर्था, इन दोनों आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को, न्यायाधीशों को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और समर्था के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थिति मतदान करने वाले
सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करेगा पद छोड़ने का आदेश। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000। यहाँ पर यह ऑप्शन गलत लिखा हुआ, ये 2,50,000 होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा। परामर्शदात्री अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि की प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्षों तक या फिर 5 वर्ष तक जज होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय है जो अपीलीय न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई महिला नहीं रही। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? इसकी मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं मानवाधिकार आयोग के। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया शंकर प्रसाद बाद 1951 में। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। केशवानंद भारती बाद में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया और वर्तमान, आप कमेंट कीजिए वर्तमान कौन है, वीडियो में देख चुके हो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? YV चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहा? KN नारायण, कमल नारायण सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? HM हिदायतुल्लाह ने कार्य किया था। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? AN रे के द्वारा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। देश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के जितने भी से फैसले होंगे वो भारत के सभी के
उच्च न्यायालय को मान्य होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से आहरित होता है, संचित निधि से दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हम संविधान संशोधन। क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान संशोधन के बारे में। कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, संविधान संशोधन के बारे में कहाँ लिखा गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रेरणा ली गई हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, वो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और ये भाग 20 के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, जिसमें अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो भी लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से संबंधित है। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ, जो लोकसभा की अधिकतम सीटों को 500 निर्धारित किया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956, महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। अनुसूची 1 में बदलाव किए गए, जिसमें 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे, और उनके लोकसभा की अधिकतम सीटें 520 निर्धारित की गईं। 15वां संविधान संशोधन 1963, उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति होने की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 62 वर्ष किया गया था उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्त आयु को। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, ये कब? 1967 में सिंधी भाषा को, किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं, जिसमें आपके 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। 41वां संविधान संशोधन 1976, इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। संविधान की इसमें देखिए कौन कौन से संशोधन किए गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 43 है और 48 है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और समान न्यायिक सहायता, 43 में कर्मचारियों को संबंध और वातावरण की सुरक्षा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 4A में अनुच्छेद 51A, जिसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। संवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया। शिक्षा, मापतौल, वन, परिवार नियोजन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये 5 जो हैं इनको संवर्ती सूची में जोड़ा गया था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया था। एक बार में जब राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा दिया जाएगा तो उसको मैक्सिमम 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। पहले ये 6 माह तक था, इसको बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति का अधिकार था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ये पहले फंडामेंटल राइट था, जिसको हटा करके क्या कर दिया गया था? लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया था, और इसको 300A में डाल दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की शक्ति मिली। लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। कौन सा? आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके 352 में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया।
अनुच्छेद 20 और 21 में प्राप्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 और 20 और 21 में मौलिक अधिकार जो हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल कानून पर रोक लगाई गई। ये आपके 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। कब जोड़ा गया था? 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया 1987 में। 61वां संविधान संशोधन 1989, वयस्क मताधिकार जो है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु पहले थी 21 वर्ष, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था राजीव गांधी के समय। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, जिन्हें सबसे युवा प्रधानमंत्री कहा जाता। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली में 70 सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषा हो चुकी थी। देखिए मूल संविधान में कितनी थी? 14। उसके बाद में 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी आपके नमक, इनको इस प्रकार नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार 3 ये हो गई और 14 ये और 1 ये, तो टोटल कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया था? भाग 9 को जोड़ा गया और संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय वर्णित किए गए। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से, जिनके बारे में हम आगे अगली क्लासों में पढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं। कितनी है? 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसके तहत भाग 9A, कौन सा? भाग 9A को जोड़ा गया और संविधान की 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कुल 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय। ये आपको ध्यान रखने हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं में 18 विषय। 76वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) में परिवर्तन किए गए, जिसमें आरक्षण 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 77वां संविधान संशोधन 1985, SC/ST को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, इस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 91वें संविधान संशोधन 2003, केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये कौन से में बताया गया था? 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बताया गया। ये जोड़ा गया कि आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। 92वां संविधान संशोधन 2003, अनुसूची 8 में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ये इसी के साथ कुल भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22। फिलहाल आपके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जिसमें एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। नेक्स्ट है आपके 101वां GST वस्तु एवं सेवा कर, ये आपके 2016 में।
102वां संविधान संशोधन 2018 अनुच्छेद 338B को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 338B, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ओबीसी आयोग। 103वां संविधान संशोधन 2019 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जोड़ा गया, दिया गया है इसमें 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में, जिसमें आपके 8 लाख से कम आय वाले सवर्णों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन रद्द किया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 यह संशोधन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इसके तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे बिना केंद्र की मर्जी के किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग की लिस्ट में नहीं डाल सकते, बिना केंद्र की मर्जी के। यह देखिए संविधान संशोधनों को विस्तार से देखते हैं। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। बिचौलियों का अंत, काश्तकारी सुधार, हदबंदी, चकबंदी, ये सभी इसमें जोड़े गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु प्रावधान। चंपकन डोराइजन मद्रास सरकार का ये मामला। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों के चारों वर्गों क, ख, ग, घ की समाप्ति करके, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट होगा, ये भी इसमें जोड़ा गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। उच्च न्यायालय अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। केंद्र शासित राज्यों उच्च न्यायालयों का क्षेत्र विस्तार, इसके बारे में भी आपके संविधान संशोधन द्वारा बताया गया, जोड़ा गया। लोकसभा सीट 500 से 525 की गई। 31वें संविधान संशोधन द्वारा 525 से 545 की गई और 1987 में 545 से 552 की गई थी। ये आपके 9वां संविधान संशोधन 1960 बेरुबारी वर्सेज भारत संघ। बाद में ये बताया गया कि भारत पूर्वी पाक समझौता 1958 में कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संशोधन भी नहीं होगा, ये इसमें बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नगर हवेली यूटी बना। पुर्तगाल का कब्जा था पहले इस पर। दादर नगर हवेली पर किसका कब्जा था? पुर्तगाल का कब्जा था इस पर, जो कि बाद में क्या बन गया? यूटी बन गया 1961। 12वां संविधान संशोधन 1962 दमन द्वीप और गोवा जो है एक यूटी बना। ये आपके गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना था। पहले क्या बना था? यूटी बना था 1962 में। 20 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली प्लस दमन द्वीप को एक यूटी बना दिया गया, दोनों को जोड़ करके। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड राज्य का दर्जा और विशेष उपबंध दिए गए। 14वां संविधान संशोधन 1962 पांडिचेरी विधानसभा अनुच्छेद 239 का गठन, इसमें 30 सदस्य होंगे। और 1954 में भारत ने फ्रांसीसियों से छीना था इसको। पांडिचेरी को किससे मुक्त कराया था? फ्रांसीसियों से। 18वां संविधान संशोधन 1966 राज्य का निर्माण, 2 राज्यों को जोड़कर या तोड़कर नया राज्य का बनाना, इसके बारे में लिखा गया। जैसे पंजाब हिंदी हरियाणा राज्य और पंजाबी पंजाब राज्य। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। यह केंद्र शासित प्रदेश यूटी है। 21वां संविधान संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में। 24वां संविधान संशोधन 1971 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी ऊपर हो सकते हैं, यह आर्टिकल 39 में लिखा गया है। मूल अधिकार संशोधन हो सकता है फंडामेंटल राइट। 31वां संविधान संशोधन 1972 लोकसभा सीटें 525 से 545 कर दी गई। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम सहयोगी राज्य बनाया गया, एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया सिक्किम को। नेक्स्ट है आपको 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें भी सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया था।
35वें में सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया था और 36वें में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान कहा गया। भाग 4 में डीपीएस में अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। भाग 4A अनुच्छेद 51A 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़े गए थे और ये कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, यह भी इसमें जोड़ा गया। राज्य सूची के 5 विषय संवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। शिक्षा, नापतोल, वन पर्यावरण, ये सभी। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में इसमें जोड़ा गया। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट था 31 में, इसको कानूनी अधिकार लीगल राइट बना दिया गया और इसे 300A में डाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वापसी में मानने के लिए बाध्य होगा। एक बार राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन वापस में अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो वो उसके लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति आपातकाल के लिए घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर करेगा। अनुच्छेद 20-21 मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होंगे। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संसद विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर निरहक डिस्क्वालीफाइड ठहराना, ये इसमें लिखा गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु, वोटिंग जो एज है वो उसको आपके आर्टिकल 326 में लिखा गया 21 वर्ष से घटा करके कितने कर दी? 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली NCR जो है इसका विधानसभा का गठन किया गया था। इसमें 70 सदस्य थे और 7 संसदीय मंत्रिपरिषद होंगे। अनुच्छेद 239A में 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कौन संविधान संशोधन द्वारा? 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। नमक 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता 24 अप्रैल को, इसमें ग्राम पंचायतों को गठन संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भाग 9 जोड़ा गया जिसमें आर्टिकल 243 से 243 तक इसमें वर्णन है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों के 29 कार्यों को 29 विषयों का इसके अंदर उल्लेख मिलता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पंचायत या नगर पालिकाएँ इनको जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9A में जोड़ा गया जिसमें आर्टिकल 243 से 243 तक इसके अंदर मिलता है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यों का उल्लेख इसमें मिला है। चौरासीवां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा 550 और राज्यसभा में 250 की सीटें होंगी जो 2026 तक यही रहेंगी। ये 2001 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा स्थायी किया गया। इन सीटों का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 निःशुल्क या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जरूरी है, प्राइमरी एजुकेशन। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क या अनिवार्य जरूरी है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये आपके देखिए फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार वो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। भाग 3 और 6 से 14 वर्ष के बच्चे। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 जिसमें राज्य कराएगा। भाग 4 होगा 0 से 14 वर्ष के बच्चे और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A भाग 4 है 6 से 14 वर्ष के बच्चे 11 जोड़ा गया था।
91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा? केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी तो उसमें 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें कुल राज्यसभा के कुल सदस्यों का प्रधानमंत्री सहित मंत्री 15% होंगे। और राज्य की मंत्रिपरिषद होगी तो उसमें 15% से अधिक नहीं होंगे, न्यूनतम 12 हो सकते हैं। विधानसभा के कुल सदस्यों की मुख्यमंत्री सहित जो संख्या होगी उसका 15% होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कुल 22 भाषाएं हो गई। एक जोड़ी गई थी आपके कौन से में? 21वें में। एक जोड़ी गई थी 21वें में, 3 जोड़ी गई थी 71 में, और ये जोड़ी गई 92 में। कितने? 4। इस प्रकार टोटल 22 भाषा हो गई 8वीं अनुसूची में। 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियां संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 3 प्रावधान जोड़े गए थे। सहकारी समिति बनाने का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(3) में। सहकारी समितियां को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP को जोड़ा गया था आर्टिकल 43B में। सहकारी समितियां भाग 9B को जोड़ा गया आर्टिकल 243 ZS से ZT तक। 101वां संविधान संशोधन 2016, वस्तु एवं सेवा कर GST जो है इसको जोड़ा गया था। वस्तु एवं सेवा कर GST अप्रत्यक्ष कर, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? GST जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। केंद्र व राज्य दोनों को GST लगाने की शक्ति प्रदान की गई। वस्तुओं और सेवाओं अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट लेन देन GST लगाने की शक्ति, और राष्ट्रपति के आदेश से वस्तु एवं सेवा कर पर परिषद की स्थापना। और इसकी जो काउंसिल होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री। 102वां संविधान संशोधन 2018, पिछड़ा वर्ग OBC आयोग जो है उसके लिए बनाया गया आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1993। अगस्त 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 338B। 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण जोड़ा गया था। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% सवर्णों के लिए, जिनकी 8 लाख से आय कम है। 104 वर्ष संविधान संशोधन 2019, लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 साल बढ़ा दिया गया था। लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC को मान्यता देने के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति को बढ़ावा दिया गया। संघ सूची कानून आरक्षण पर कानून संसद बनाता है, और राज्य सूची आरक्षण पर कानून विधानमंडल बनाता है। 106वां संविधान संशोधन 2023, नारी शक्ति बंधन अधिनियम आर्टिकल 334 में शामिल किया गया। लोकसभा विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। लोकसभा और विधानसभा आरक्षण से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद आर्टिकल 330 लोकसभा में SC/ST आरक्षण, और आर्टिकल 331 लोकसभा में आंगल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, और 332 विधानसभा में SC/ST आरक्षण, और 333 है विधानसभा में आंगल भारतीयों का प्रतिनिधित्व। यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख को लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। 24वें संविधान संशोधन को किस बाद में चुनौती दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके केशवानंद भारती केस में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने असंवैधानिक घोषित करार दिया था? 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को इन्होंने असंवैधानिक घोषित करार दिया था। निम्नलिखित में से 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता संधि 3 बीघा कॉरिडोर उस पर है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ये गलत है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ये सही है। 14वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1962 और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये तीनों सही है, ये गलत है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 में खंड 4 ख 2 किस कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी और सी। कौन कौन से देखिए? उद्योगों के प्रबंध में कामगारों को भाग लेने का अधिकार और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये दोनों जो हैं ये आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 ग में शब्द अथवा सहकारी संस्थाओं जोड़े गए? 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 19 में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत सही कौन सा कथन गलत नहीं है? पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा है आपके उच्चतम न्यायालय में जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को संवैधानिक बताया। उक्त फैसला 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? क और ख, ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए संविधान किसी संशोधन को लागू नहीं होगी शब्द शामिल किए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 24वें संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 15(4). भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया था, जिसमें भूमि सुधारों इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान करने हेतु पारित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 103वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण 10% कोटा की शुरुआत की गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंत स्थापित किया गया? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया? तो राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है? तो अनुच्छेद 53। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, संविधान के सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान ग्रहण किया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, अपनाया गया, निर्माण किया गया, आंशिक रूप से अपनाया गया। अगर ये सारे शब्द मिलते हैं तो इसका एक ही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ये आपको ध्यान रखना है, शब्दों को समझना। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था पूर्णतः। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 और पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में आपके अनुच्छेदों की संख्या थी कितनी? 395। वर्तमान में है 448। भाग कितने थे? 22। और वर्तमान में भाग कितने हैं? 25।
मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, वर्तमान में है 12। तो ये आपके डाटा समझ में आया होगा। देखिए भाग 1 में अगर बात की जाए तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में संघ और उनके राज्य का नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। और अनुच्छेद 4 में 1, 2, 3, 4 में संशोधन संसद के बहुमत से किया जा सकता है। उसके बाद में आता है भाग 2। भाग 2 में है आपके नागरिकता, नेशनलिटी। अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये आपके नागरिकता भाग 2 में आते हैं। 5 में लिखा गया है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान। और 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक का प्रावधान। और 9वां है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित होने का प्रावधान। 10वां है नागरिकता के अधिकार। और 11वां है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का प्रावधान। ये सारे दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। कहाँ से? 12 से 35 तक, जिसमें अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। उसके बाद में आता है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में है कानून की समानता। 15 में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर समानता का अधिकार। 16 है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। 17वां है अस्पृश्यता का अंत। और 18वां है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया। 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। प्रेस से संबंधित कौन सा है? मीडिया से संबंधित, ये भी आपके 19 है। 19A बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होना। 19C संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 19D देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की व्यवस्था स्वतंत्रता। और 19F जो है ये खाली है। 19G देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है आपको 19G देता है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में 21A शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, इसके बारे में अनुच्छेद 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर प्रतिषेध। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धर्म पर कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता, यानी कि आपके धर्म के नाम पर कोई टैक्स बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। मंदिरों में चढ़ा हुआ जितना भी पैसा आता है करोड़ों का अरबों का, वो सारा का सारा क्या है? टैक्स फ्री होता है। अनुच्छेद 28 सहकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं की जाएगी। उसके बाद में आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, दिया जाता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। उसके बाद में आता है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 रिट संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने की में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्रीय कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने पर संबंधित प्रावधान। उसके बाद में आपके नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 52। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा।
अनुच्छेद 37 वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट है आपके अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में वृद्धि करेगा। अनुच्छेद 39 सामान्य कार्य के प्रति समान वेतन और समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान न्याय। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 40 41 सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक उत्साह पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 43 मजदूरी, कुटीर और उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। दूसरा फिलहाल बन गया है आपका उत्तराखंड। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 45 में। 46 में है SC/ST को आर्थिक हित। 47 में है लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। 48 में पशुपालन और कृषि का प्रावधान। 48A में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। 39 राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में से विभाजन। और 51 में है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट देखिए, भाग 4A मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया। और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। और अनुच्छेद 59 में लिखा गया राष्ट्रपति पद की शर्त है। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए प्राप्त निर्वाचन। और 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये सभी इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का नाम उल्लेख। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कर्तव्य। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन का विषय। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। और अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के संबंधी उल्लेख। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में है महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने और कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 91 में लिखा गया है। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 92 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन।
अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख, अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त भरना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख। नेक्स्ट है 96 जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाना। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के वेतन भत्ते के बारे में अनुच्छेद 97 में लिखा गया है। 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख। 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। और अनुच्छेद 100 संसद में मतदान रिक्तियों पर कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 संसद में रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यता योग्यताएं। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 सदस्य के वेतन व भत्ते। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। बजट शब्द जो है ये आपके संविधान में कहीं पर भी नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विधायक का उल्लेख। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय का द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख जो है 148 में है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 प्रतिवेदन। भाग 6 राज्यों के बारे में। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होंगे। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कार्यकाल। 157 राज्यपाल की योग्यताएं नियत होंगी। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की संबंधी शक्तियाँ। नेक्स्ट अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 168 राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं। अनुच्छेद 174 विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अधिकार। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और त्यागपत्र या पद से हटाया जाना।
अनुच्छेद 180 विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का उल्लेख जो है अनुच्छेद 181 में लिखा गया है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 विधान परिषद के सभापति उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 189 में है विधानमंडल में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 में है विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। नेक्स्ट अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्ति या विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख। अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में, और 123 में है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें। 218 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का गठन वेतन। 223 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों के अधिकार। 226 उच्च न्यायालय द्वारा रेट जारी करना। आर्टिकल 32 में है सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट रेट जारी करता है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख। 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ और राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। भाग 7 और 8 संघ व राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242। 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। नेक्स्ट भाग 9 और 10 अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख और 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक। 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 262 अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय। अनुच्छेद 262 में। 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। नेक्स्ट भाग 12 वित्त संपत्ति और विवाद। अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A। 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख है 266 में।
267 आकस्मिक निधि। 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 व्यापार आजीविका और नियोजन पर टैक्स। 280 वित्त आयोग का उल्लेख। 280 में है वित्त आयोग का उल्लेख। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश है। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। 298 में व्यापार करने के अधिकार। 299 में है संविदाएं और 300 में है संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था। इसको हटा करके अब बना दिया इसको लीगल राइट, कानूनी अधिकार। भाग 13 और 14 301 भारत देश में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 309 संघ राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 312 अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख। 313 संक्रमणीय उपबंध। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख 315 में। 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। 323 प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकार। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। 324 चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। 326 लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है। 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख। 338 अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। 341 अनुसूचित जातियां एससी और अनुसूचित जनजातियां। 342 में है अनुसूचित जनजातियां एसटी, इनका उल्लेख। भाग 17 राजभाषा का उल्लेख, अनुच्छेद 343 से लेकर के और 351 तक। 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख। 345 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सहमति समिति का वर्णन। 345 में राज्यों की राजभाषा। 346 में संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। 351 हिंदी भाषा का विकास। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, ये आपके दिया गया है। 352 में है आपातकाल की घोषणा। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367। 361 में है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यपाल इनका संरक्षण। 364 में है महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान इसके अंदर है। नेक्स्ट है भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 और भाग 22 में है अनुच्छेद 393 से 395। 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान और 371 है महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में और 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन और 395 है निरसन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इनसे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, कोई भी एग्जाम हो। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें।